उपस्थित हुई हूँ। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में बहुत गलतियां होती हैं, स्पेलिंग एरर्स होती हैं, बहुत ज्यादा आप परेशान रहते हैं, कितना भी पढ़ लें लेकिन लिखने के समय हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इस बार का बोर्ड पेपर किस तरह से होगा, हमें किस तरह अटेम्प्ट करना है और कितनी अच्छी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं, कुछ सम पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या है वो पॉइंट, चलिए बात कर लेते हैं। कि आप सभी को पता है कि हिंदी में वर्तनी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वर्तनी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वो मान्य नहीं है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। वाक्य रचना, वाक्य रचना बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तीसरा, मुहावरों का प्रयोग करें। आप अपने प्रस्ताव में मुहावरों का प्रयोग करें। मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से होगा, तो कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लीजिए और किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए उन सभी बातों को नोट कर लीजिए। इस बार आपका जो पेपर है वो 40 मार्क का होने वाला है, 40 मार्क का आपका पेपर होने वाला है। और सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका पेपर। तो किस तरह से होगा ये पेपर। सेक्शन ए जो है वो लैंग्वेज का होगा। सेक्शन ए लैंग्वेज होगा, 20 मार्क्स के लिए रखा जाएगा। सेक्शन ए को 20 मार्क्स आपको किस तरह से डिवाइडेड होंगे वो देखिए। प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन, आप जिसे प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन कहते हैं, उसे 12 अंकों के लिए पूछा जाने वाला है। ठीक है, 12 अंकों के लिए आपको प्रस्ताव लेखन करना है। प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 5 विकल्प होंगे। इसमें एक कहानी लेखन भी होगा, चित्र वर्णन भी होगा, विचारात्मक निबंध होंगे, वर्णनात्मक निबंध होंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए कि 5 विकल्प में से आपको कोई एक करना है। इसकी शब्द सीमा इस बार रखी गई है 200 शब्द। ठीक है, 200 शब्द की शब्द सीमा जो है रखी गई है। अब 200 शब्द के लिए आपको लिखना कितना है, 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ में होना चाहिए। निबंध लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। पैराग्राफ में आपका निबद्ध होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ होना चाहिए। कितने पैराग्राफ होने चाहिए, 4 to 5 पैराग्राफ होने चाहिए। 200 शब्द के लिए इतना बहुत है। अब जब आप प्रस्ताव लिख रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, आप भूमिका लिखें। भूमिका लिखना बहुत आवश्यक है, भूमिका नहीं लिखेंगे तो आपके प्रस्ताव की नींव ही डगमगा जाएगी, है ना। तो पहले हमें प्रस्तावना या भूमिका लिखनी होगी। विषय से संबंधित होती है लेकिन विषय से थोड़ा हटकर प्रस्तावना होती है। मान लीजिए प्रदूषण कहा गया है या मोबाइल के बारे में आपसे पूछा गया है, ये सभी कुछ विज्ञान पर आधारित है। तो विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो आपको बताना है और भूमिका इसकी 4 से 5 वाक्यों में आपको 4 से 5 लाइंस या 4 से 5 वाक्य होने चाहिए। बहुत अच्छी भूमिका लिखिए। मनुष्य के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वह बताते हुए भूमिका लिखिए और उसके बाद विषय का विस्तार कीजिए। जैसा कि आपको कहा गया है कि 5 पैराग्राफ में होना चाहिए आपका निबंध, तो भूमिका आपने 1 पैराग्राफ लिख दी, 3 पैराग्राफ में आपने 3 पैरा में आपने विषय का विस्तार किया। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है विषय का विस्तार कीजिए। फिर लास्ट जो होगा, फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैरा आपका विषय का विस्तार हो गया और लास्ट जो होगा वो उपसंहार होगा, अर्थात आपने कंक्लूजन क्या दिया है ना, आपने कंक्लूजन क्या दिया है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आपने क्या
उसका मॉरल लिया है, क्या निदान बताए हैं, क्या समाधान बताए हैं, क्या निराकरण बताए हैं, उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपने भूमिका लिख दी है, आप अपने विषय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन और क्या हम ऐसा करें कि हमें निबंध में अच्छे अंक मिले, तो मुहावरों का प्रयोग करें। आप निबंध में मुहावरों का प्रयोग करें, मुहावरों को अंडरलाइन करें, मुहावरों का वाक्य प्रयोग कर दें, मुहावरों का प्रयोग करके काव्य पंक्तियां आप लिखें, किसी महापुरुष के वाक्य या स्लोगन, किसी महापुरुष के उद्घोष लिख सकते हैं। ठीक है, उद्घोष लिख सकते हैं, मुहावरों को अंडरलाइन करें, लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, काव्य की पंक्तियां आप लिख सकते हैं, किसी महापुरुष के उद्घोष का उल्लेख आप कर सकते हैं। और 12 अंकों के लिए आप इतना तो आप आराम से कर ही सकते हैं। अब इसके लिए कितना समय हम दें? आप सभी को पता है कि आपके पेपर का टाइमिंग रखा जाएगा 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 आवर्स ये टाइम आपके लिए समय रखा गया है। तो हम इसे कितना टाइम दें? आपको प्रस्ताव लेखन को सिर्फ 20 मिनट ही देना है। कितना देना है? ओनली 20 मिनट। आपको प्रस्ताव लेखन को सिर्फ 20 मिनट देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, प्रस्ताव आप बाद में भी लिख सकते हैं। आप सेक्शन बी पहले कर लीजिए, फिर सेक्शन ए कीजिए, आप कर सकते हैं ऐसे भी। सेक्शन ए, ये सेक्शन ए के अंतर्गत आता है, आप इसको बाद में कर सकते हैं, और सेक्शन बी पहले, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है वो कहानियां, उसके प्रश्नोत्तर आपको याद है, तो आपको पहले कर लीजिए। प्रस्ताव लेखन में आपको सोचना पड़ता है, माइंड मैप बनाना पड़ता है, इसलिए आपको शब्दकोश के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, याद करना पड़ता है, उन्हें रिकॉल करना पड़ता है, इसलिए आपको समय लग जाता है। तो आप एक काम करें, पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करें, उसके बाद सेक्शन ए अटेम्प्ट करें। तो 20 मिनट हम इसे समय देंगे, किसी महापुरुष के उद्घोष लिखेंगे, काव्य की पंक्तियां लिखेंगे, मुहावरों का प्रयोग करेंगे, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेंगे, हम शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेंगे, और अपने निबंध को शीर्षक जरूर दें। आप जिस भी विषय पर निबंध या चित्र वर्णन या कहानी लिख रहे हैं, तो आप उसे शीर्षक जरूर दें। मैंने कहानी के भी वीडियो बनाए हैं, मैंने विचारात्मक निबंध के भी वीडियो बनाए हैं, उन्हें देखिए और आपको एक आइडिया वहां से मिल सकता है। तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करें, शीर्षक जरूर लिखें, मुहावरों को अंडरलाइन कर दें, रेखांकित कर दें, काव्य की पंक्तियों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, अंडरलाइन करें उसे। तो इस तरह से आप प्रस्ताव लेखन, और सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप निबंध लिख रहे हैं, न्यू फ्रेश पेज से आपको स्टार्ट करना है। वर्तनी अशुद्धियां इतनी ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से आपके अंक कट जाते हैं। सेक्शन ए में तो जो करेक्शन है वो बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है। अगर आपकी वर्तनी अशुद्धियां हैं तो आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखें। अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 है पत्र लेखन। पत्र लेखन के लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो पत्र लेखन 8 मार्क के लिए इस बार पूछा जाने वाला है। 8 मार्क के लिए पूछा जाने वाला है। तो पत्र का प्रारूप आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। पत्र का प्रारूप, इसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप 8 में से 8 भी ला सकते हैं। तो पत्र का प्रारूप जो है वो 2 अंकों के लिए निर्धारित है। ठीक है, विषय वस्तु, जो विषय वस्तु है, जो भी आपको टॉपिक दिया गया, औपचारिक या अनौपचारिक, जो भी आप करने वाले हैं, उसके लिए आपको 6 अंक दिए गए हैं। ठीक है, 6 अंकों में ये निर्धारित किया गया है, 6 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पत्र का प्रारूप एक बार लर्न कर लिया, हमेशा आपको याद रहेगा, और आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं तो भूलने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। इसमें भी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, इसमें भी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। कई बार आप मुंबई का स्पेलिंग इस तरह से, जो वर्तनी इस तरह से लिखते हैं, तो ये गलत है, इस तरह से ना लिखें। वर्तनी अशुद्धियां ध्यान दें, जब आप लिख रहे हैं तो ध्यान दें कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं, अनुस्वार का प्रयोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चेक करें उसे।
कॉमा कहाँ लगाना है, विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, आप पत्र का वीडियो देखेंगे मेरा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से पत्र अटेम्प्ट करना है। बहुत ही आसान है ये, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए भाषा है, हम बोलते हैं और हम सीख भी रहे हैं, हमारी बोलचाल की भाषा है, लेकिन हमें आना चाहिए उस भाषा का प्रयोग, सही और शुद्ध भाषा का प्रयोग हम करें, क्योंकि लिखावट की भाषा जो है वो थोड़ी अलग होती है। पत्र का विषय विस्तार जो करना है हमें 3 पैराग्राफ में करना है। 3 पैराग्राफ में हम पत्र का विस्तार करेंगे। फिर पहला पैराग्राफ कुशल क्षेम, आप पूछ रहे हैं कि और आशा कर रहे हैं, बता रहे हैं उन्हें कि मैं यहाँ ठीक हूँ, ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। लर्न कर लीजिए, ये बाय हार्ट कर लीजिए ये लाइन। उसके बाद विषय को विस्तार दीजिए सेकेंड पैराग्राफ में, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है। अगर आप औपचारिक पत्र अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका प्रारूप बहुत ध्यान में रखें, तभी करें उसे। ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि अनौपचारिक पत्र ही वो अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहां स्कोर करना आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है बिल्कुल भी। क्योंकि औपचारिक पत्रों की भाषा बच्चों को समझ में नहीं आती है, किसे लेटर लिखना है, क्या लिखना है, किस तरह से संबोधन होगा, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो अनौपचारिक पत्र वो आसानी से लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र आप करें, भाई को संबोधन, बहन को संबोधन, दादाजी को संबोधन, समापन में आपका रिश्ता क्या है, वो सारी बातें आपको मैंने पत्र के इस वीडियो में बताई हैं, वहां जाकर एक बार जरूर चेक कीजिए। पत्र लेखन करने के बाद आपको लिफाफा भी बनाना है, लिफाफा भी एक ड्रॉ करना है वहां पर, लिफाफा जिसमें प्रति और प्रेषक, प्रति 10 लाइन का आप लिफाफा बनाइए इस तरह से, और यहाँ पे टिकट बनाइए, यहाँ पे प्रति लिखिए, यानी जो रिसीवर का एड्रेस है वो आएगा, जो भी नाम है वो पूरा लिखिए, और यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस अर्थात प्रेषक का पता आएगा, यानी कि आपका पता जो आपने लिखा है। तो इसे भी जरूर बनाइए, क्योंकि ये भी जो है आपके पत्र के प्रारूप के अंतर्गत ही आता है, तो इसे भी बनाना आवश्यक है। तो 8 मार्क के लिए आपको पत्र का अभ्यास करना होगा, तभी आप इसे स्कोर कर सकते हैं। इसमें भी आप मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, कई बच्चे पूछते हैं, लेकिन यथास्थान यथोचित करें। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं और वहां पे वो फिट ही नहीं हो रहा है तो भी आप कोशिश करके, तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। यथोचित, यथास्थान मुहावरे का प्रयोग करें। कॉमा कहाँ लगाना है, विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, उसका ध्यान रखें। वर्तनी, अगर आपने नगर का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया है, गलत लिख दिया है, या आपने कोई भी स्पेलिंग एरर किया है, तो सेक्शन ए में मार्क्स उसके अकॉर्डिंग कटते हैं। अब यहाँ पे आपको व्याकरण नहीं करना है, आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है इस बार पैंडेमिक की वजह से, तो पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से आप सेक्शन ए में जो ग्रामर होता था वो टर्म 1 में आप कर चुके हैं, तो इस बार आपको टर्म 2 में यानी सेमेस्टर 2 में आपको नहीं करना है। सेमेस्टर 2 में आपको व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेखन है, प्रस्ताव लेखन और पत्र लेखन। तो 20 मार्क्स आपके लिए स्कोर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप किस तरह के प्रस्ताव पढ़ें, क्या क्या प्रस्ताव पढ़ सकते हैं, तो प्रस्ताव के टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं वो एक बार मैं आपको बताती हूँ। जो करंट सिचुएशन चल रही है उस पर आधारित प्रस्ताव पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अखबार तो पढ़ना ही है, अखबार पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा अखबार पढ़िए, न्यूज देखिए जिसमें कौन सा करंट मुद्दा है जो आज की परिस्थिति में एकदम फिट बैठ रहा है और आपसे उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है। अखबार पढ़ना है। अब सामाजिक समस्याएं ज्यादातर पूछी जाती हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, ठीक है, ये सारी समस्याएं आपसे पूछी जा सकती हैं, और प्रदूषण से रिलेटेड हो सकते हैं, मोबाइल से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, बहुत कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो आभासी शिक्षण है ना, ऑनलाइन आपने आभासी शिक्षण, आपसे इस विषय में भी आपसे प्रस्ताव लेखन
पूछा जा सकता है, उसका प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न बनते हैं। फिर अगर मैं कहूँ आपसे कि प्रदूषण हो गया, कोई त्योहार, किसी त्योहार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है प्रस्ताव में, तो आपको एक त्योहार, एक सामाजिक समस्या, आभासी शिक्षण, फिर महंगाई, बढ़ती महंगाई, महंगाई की समस्या, इस पर आपसे निबंध पूछा जा सकता है। कोरोना काल में आपका जीवन, कोरोना काल में आपका जीवन किस तरह का था, क्या करते थे, आपने क्या सीखा और क्या खोया, क्या पाया, वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी होगी। तो कोरोना काल से संबंधित भी आपको एक प्रस्ताव लेखन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स या कुछ मैंने टॉपिक्स बताए हैं। और वृक्ष, वृक्ष ही जीवन है ना। नदी की आत्मकथा, कभी कभी आत्मकथाएं भी पूछी जाती हैं। कहानी, लोकोक्ति पर आधारित कहानी, या कोई इस वाक्य से अंत करें, इस तरह की कहानी। चित्र वर्णन में कोई सामाजिक समस्या दी जा सकती है। खेलों से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है ना। खेलों से रिलेटेड, ओलंपिक में भारत की स्थिति आपने देखा है कि जो करंट सिचुएशन है उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी का अभ्यास करें। भारत का खेल ओलंपिक में योगदान, ये आपसे पूछा जा सकता है। या किसी खिलाड़ी के बारे में आपसे जानकारी लिखने के लिए दी जा सकती है, उस पर आधारित प्रस्ताव पूछा जा सकता है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रस्ताव लेखन सरस हिंदी व्याकरण या व्याकरण पल्लव नामक जो बुक है उसमें से आपको पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान ही है, ये आसानी से आप कर सकते हैं। पत्र लेखन मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से करना है। पत्र लेखन में औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रारूप अच्छे से पढ़िए और आसानी से कर सकते हैं आप उसे। चलिए अब बढ़ती हूँ मैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि बहुत, आपको मैंने पहले ही कहा है कि सेक्शन बी आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट पहले करें, है ना। और कोई भी प्रश्न आप ना छोड़ें, समय सीमा का ध्यान रखें। अब 20 मिनट हमने इसे दिए हैं और 10 मिनट प्रस्ताव लेखन को हमने दिए हैं 20 मिनट। 20 मिनट्स में आपका ये प्रस्ताव लेखन हो जाना चाहिए और 10 से 12 मिनट्स में आपका पत्र लेखन हो जाना चाहिए। इतना समय आप इसे देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, पेपर कंप्लीट करना है आपको। तो पेपर कंप्लीट किस तरह से किया जाए वो मैं आपको बताती हूँ। आपका पेपर छूट जाता है कई बार, तो सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करें। सेक्शन बी पहले, फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा आपका वो सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए यानी लैंग्वेज का जो पार्ट है, प्रस्ताव और लेटर का, वो आप बाद में करें। और हमेशा न्यू पेज से आप स्टार्ट करें। लेटर आप लिख रहे हैं तो न्यू पेज से स्टार्ट करें, प्रस्ताव आप लिख रहे हैं तो न्यू पेज से। और पत्र जब आप लिखते हैं तो दादाजी को पत्र है तो हेडिंग दे दीजिए, दादाजी को पत्र, मित्र को पत्र, भाई को पत्र। प्रस्ताव का शीर्षक दे दीजिए, जो भी शीर्षक है, जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं अपने प्रस्ताव को, वो दे दीजिए। और इस तरह से आप लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेक्शन बी, अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। तो आपको पता है कि साहित्य सागर संक्षिप्त कहानी से आपसे बड़े घर की बेटी, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे? बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। भीड़ में खोया आदमी लीलाधर शर्मा पर्वती जी द्वारा रचित है। भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है। दो कलाकार मनु भंडारी जी द्वारा रचित ये कहानियां हैं, ये आपको पढ़ना है। ये हिंदी साहित्य सागर जो पुस्तक है उसकी कहानियां हैं, साहित्य सागर की ये कहानियां हैं। और आपको ऑप्शन नहीं है इस बार, आपको सभी, आपने पेपर का पैटर्न देखा होगा, इस बार स्पेसिमेन कॉपी आपने देखा होगा, तो उसमें आपको हर एक पार्ट से आपसे एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो सभी पार्ट ध्यान पूर्वक पढ़ें। पहली शर्त है कि आप सारे चैप्टर्स जो हैं वो ध्यान पूर्वक पढ़िए। ईच एंड एवरी सारांश ना पढ़ें।
आपको ईच एंड एवरी लाइन ध्यान से पढ़नी है। अगर आप यहाँ पे लिटरेचर में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि वक्ता और श्रोता कभी आपसे पूछ लिया गया या ये वाक्य किसने कहा था, इसका संदर्भ बताइए, तो आपको चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो चैप्टर्स के बारे में जो उसका भाव है वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर इन पाठों में से पूछे जाने वाले जो मुख्य प्रश्न है वो है उद्देश्य। इस पाठ को लिखने का लेखक का उद्देश्य क्या था, क्यों लिखा था उसने ये पाठ, उसकी कहानी की सीख क्या है वो आपको बताइए। तो उद्देश्य पूछा गया है, सीख पूछी गई है, या बोध ग्रहण पूछा गया है। तो अगर ये प्रश्न आते हैं तो ये उद्देश्य ही आपको वहां पर लिखना है। ठीक है। दूसरा है शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता, लेखक ने बड़े घर की बेटी ही टाइटल क्यों दिया, साथ शीर्षक क्यों दिया, उस क्या वो शीर्षक सार्थक है, क्या वो करेक्ट एप्रोप्रिएट है उस चैप्टर के लिए, वो आपको बताना है। फिर है पात्र परिचय, पात्रों की जानकारी, पात्रों का चरित्र चित्रण। ठीक है। पात्रों के बारे में, जैसे बड़े घर की बेटी में आनंदी का चरित्र चित्रण, बेनी माधव का, लाल बिहारी का, श्रीकंठ का। तो आपको ये लर्न करना है, उस कैरेक्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बारे में जो नोट्स आपके विद्यालय में दिए गए हैं उन्हें पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भीड़ में खोए आदमी में लेखक का परिचय, लेखक के मित्र का परिचय, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का परिचय आपसे पूछा जा सकता है, उनका चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है। भेड़े और भेड़िए में जो भी कैरेक्टर हैं पाठ में वो आपको करने ही हैं। उसके अलावा दो कलाकार, ये कहानी भी बहुत छोटी है और बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से पढ़िए। अरुणा और चित्रा का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या उद्देश्य है उस कहानी को लिखने, मनु भंडारी जी ने जो एक रचना लिखी है वो क्यों लिखी है, उसका कारण क्या है, तो उस उद्देश्य को बताइए। फिर है शीर्षक की सार्थकता, शीर्षक क्यों दिया है। तो लेसन आप पढ़ेंगे, पाठ अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। हार्ड वर्ड्स को लिखिए, कठिन शब्दों को लिखकर देखिए, कठिन शब्दों का लिखित अभ्यास कीजिए, कठिन शब्दों का लिखित अभ्यास कीजिए। जो भी हार्ड वर्ड्स आए हैं अंडरलाइन कीजिए और उनका अभ्यास कीजिए। तो आपने समझ ही लिया होगा कि ये कहानियां छोटी छोटी हैं और बहुत अच्छी हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट जो है बड़े घर की बेटी, मतलब इम्पोर्टेंट मैं ये इस संदर्भ में कह रही हूँ कि ये ध्यान पूर्वक आपको पढ़नी है। भीड़ में खोए आदमी, भेड़े और भेड़िए, दो जो रचनाएं हैं उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा सब। ठीक है। तो ये हो गई हमारी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियों की बात मैंने की। तो ये कहानियां पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। कक्षा में आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी आप पढ़ रहे हैं, तो आसानी से आप पढ़ेंगे तो इसके आंसर्स आपको, और जितने भी वीडियोस हम डाल रहे हैं चैप्टर से रिलेटेड उन्हें ध्यान पूर्वक देखिए। प्रश्नों के उत्तर पिछले 5 साल के जो पेपर हैं उनमें अगर ये चैप्टर्स आए हैं तो उनका अभ्यास कीजिए। पिछले पूर्व पेपर या पिछले 5 वर्षों के जो पेपर्स हैं उनमें अगर ये चैप्टर हैं के प्रश्न पत्र का अभ्यास करें। ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप आसानी से जब इन्हें हल कर लेंगे तो आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे बढ़ती हूँ मैं अभी। दूसरा है एकांकी संचय। इस बार एकांकी, दो ही एकांकी आपसे पूछी जाएंगी सेमेस्टर 2 में, सूखी डाली और दीपदान। एकांकी को पढ़ने के लिए उसे भागों में डिवाइड कीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उसे डिवाइड कीजिए घटनाओं के आधार पर, घटनाओं के आधार पर भागों में बांट लीजिए और फिर उसे पढ़िए।
फिर उसे पढ़ेंगे आप तो आसान। दीपदान जो एकांकी है काफी बड़ी है, लेकिन आप उसे घटनाओं के आधार पर बांटिए। पहले फर्स्ट सीन में क्या हुआ है, सेकंड सीन में क्या हुआ है, थर्ड सीन में क्या हुआ है, उसमें मुख्य बातें क्या पूछी गई हैं, वो उन सब का वर्णन आपको आसानी से जब आप पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। और एकांकी में स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं होता। एकांकी को ध्यान से पढ़िए, कम से कम एग्जाम के पहले आपने 2 या 3 बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, एक एक लाइन उसकी अच्छे से ध्यान से पढ़ लेनी है। और अभी जो कुछ वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ सूखी डाली और दीपदान से रिलेटेड, उसको आप ध्यान से देखिए। तो आपकी प्रश्नों की एक अभ्यास पुस्तिका बनाइए और उसमें लिखते जाइए, उन प्रश्नों को नोट कीजिए, ताकि आप इस बार लिखित है, इस बार एमसीक्यू नहीं है, आपको लिखित में अभ्यास करना पड़ेगा। तो लिखित में जब आप अभ्यास करेंगे तभी आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, यानी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जिन विद्यालयों में कविताएं पढ़ाई गई हैं, पोएम्स पढ़ाई जा रही हैं, वो भी ध्यान दें, कविताओं को बहुत अच्छे से पढ़ें। और मेघ आए कविता, उसका सार एक बार पढ़ लें और प्रश्नों के उत्तर हल करें। पिछले 5 वर्षों के जो पेपर्स उठाएं और उसे सॉल्व करें। स्पेलिंग एरर ना करें, जहां तक हो सके हार्ड वर्ड्स का लिखकर अभ्यास करें। क्यों, क्या, कैसे अन्यथा ना लिखें, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको। जितना भी पूछा गया है, ये वाक्य किसने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, तो आपको डायरेक्टली उसका उत्तर लिखना है। आपको घुमा फिरा के बात नहीं करनी। आईसीएससी में सीधी सीधे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके उत्तर सीधे सीधे लिखिए, ना कि आप घुमा फिरा के बात करें। पैराग्राफ में आंसर्स लिखना सीखें। आंसर्स को पैराग्राफ में, पहला सब क्वेश्चन क्या है और सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, उसके आधार पर आप पैराग्राफ में राइट करें और फिर आप लिखें। हर एक आंसर खत्म होने पर एक लाइन छोड़ें और अगला उत्तर स्टार्ट करें। जो भी क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से पढ़िए, वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें क्या पूछा गया है। प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने पर ही आप उनके उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। आप जल्दबाजी में अगर लिखेंगे तो वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस बार पुस्तकों के नाम नहीं दिए जा रहे हैं, है ना। उन पुस्तक के नाम दिए भी गए होंगे तो, लेकिन चैप्टर्स के नाम नहीं दिए जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िए कि बड़े घर की बेटी का क्वेश्चन पूछा है या भीड़ में कोई आदमी का प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, और उसके आधार पर आप उत्तर लिखिए। आपके प्रश्न जो है वो 2-2, 3-3 मार्क्स में डिवाइड हैं। आप सभी को पता है कि पिछली कक्षाओं में भी आप उसी तरह के प्रश्न पत्रों को हल करते आ रहे हैं। 2 मार्क के लिए 4 से 5 लाइन का आंसर इनफ होता है, उससे ज्यादा लिखने की पर्याप्त है, वो उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 मार्क के लिए 6 लाइन का उत्तर पर्याप्त होता है, लेकिन उत्तर रिलेटेड टू क्वेश्चन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, अन्यथा ना लिखें। आप जो भी पूछा गया है उसका उत्तर संक्षिप्त शब्दों में वहां लिख दें। आशा करती हूँ कि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और अच्छे से हिंदी का अभ्यास करेंगे। देखिए, हिंदी में अगर आप स्कोर करेंगे तो आगे जाके आपके मार्क्स, आपका परसेंटेज इंक्रीज होता है। और मुश्किल कार्य नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से अभ्यास की और गाइड की आपको जरूरत है। हम गाइडेंस अपना दे रहे हैं, तो कृपया करके ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।